नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। अमेरिका के अफगानिस्तान से जाने के बाद तालिबान को औपचारिक मान्यता मिलने की शुरुआत हुई है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी से जब इस आशय का प्रस्ताव पास हो रहा था जिसकी दिशा इसी तरफ है, तो अध्यक्षता थी भारत के पास। हमने 31 अगस्त को ही आपको बता दिया था कि तालिबान से भारत अब औपचारिक रूप से बात करने लगा है, क्योंकि भारत की घरेलू राजनीति में तालिबान और तालिबानी एक स्थापित अर्थ में इस्तेमाल होते हैं दोनों शब्द। इसीलिए इन घटनाओं की समझ पैदा करना और ज़रूरी हो जाता है, ताकि आप इस बात में फ़र्क कर सकें कि आपके नेता आपसे कहते क्या हैं और नीति क्या बनाते हैं। यही होगा आज दिन की बड़ी खबर में, लेकिन पहले दिखाएंगे आपको हमारी खास पेशकश खर्चा पानी का एक छोटा सा हिस्सा, ताकि आप हाल ही में आए जीडीपी के आंकड़ों के पीछे झांक कर देख सकें। आप जानते ही हैं, साल 2021-22 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी 20.1% की रफ्तार से बढ़ी। ये अच्छी खबर है, खासकर महामारी से अर्थव्यवस्था को पहुंचे नुकसान के संदर्भ में। लेकिन क्या ये उतनी अच्छी खबर है जितना सरकार के समर्थक आपको बता रहे हैं? सुनिए, देखिए और समझिए। अक्सर होता क्या है कि जब आर्थिक मंदी होती है, जब आप जमीन से खड़ से नीचे चले जाते हैं, गड्ढे में गिर जाते हैं, कोई अर्थव्यवस्था रिसेशन में चली जाती, माइनस में चली जाती है, तो आर्थिक आंकड़ों की हमारी समझ थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। हम ग्रोथ को और परसेंटेज ग्रोथ और एक्चुअल ग्रोथ का फर्क भूल जाते हैं। और वहां हमारे लिए जो सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम एब्सोल्यूट टर्म्स में, वास्तविक आंकड़ों में समझने की कोशिश करें कि हम मंदी से पहले कहां खड़े हुए थे और मंदी के बाद कहां खड़े हुए हैं। और इसलिए हमेशा हम ग्रोथ के आंकड़े के बजाय ऐसे मौकों पर जो वास्तविक ग्रोथ का वैल्यूएशन है, जो मूल्य है, क्योंकि जीडीपी अपने आप में ठोस आकलन है, का आंकड़ा है जो देश भर में किए गए प्रत्येक उत्पादन का मूल्य बताता है। इसे आप ऐसे समझें कि अगर कोई व्यक्ति 2019 के अप्रैल मई जून में 100 रुपए कमा रहा था, 2020 के अप्रैल मई जून में उसकी कमाई घटकर 50 रुपए रह गई और 2021 के अप्रैल मई जून में उसकी कमाई वापस 75 रुपए हो गई, तो उसने 25 रुपए का नुकसान की भरपाई की है। वो भी 100 रुपए के स्तर पर नहीं पहुंचा है। और वो 100 रुपया जो 2019-20 में कमा रहा था, यदि भारतीय अर्थव्यवस्था एक आदमी होती तो वो पिछले 6 साल का सबसे न्यूनतम कमाई का स्तर था। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था जब मंदी में लुढ़क रही थी 2019-20 में की पहली तिमाही में, जहां से हम अप्रैल टू अप्रैल कंपैरिजन अंग्रेजी में कहते हैं कि हम क्वार्टर टू क्वार्टर कंपैरिजन कर रहे हैं, तो 2019-20 की जो पहली तिमाही थी वो 6 साल के न्यूनतम विकास दर की छमाही थी। तो अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को एक व्यक्ति माने, तो व्यक्ति अगर 6 साल में सबसे कम कमाई के स्तर पर आकर खड़ा हुआ था और वहां से उसकी कमाई घटी और अब जो बढ़ी है वो ग्रोथ नहीं है। एक और आंकड़े के पर्सपेक्टिव को समझने के लिए फिर हम इस आंकड़ों के भीतर जाते हैं कि अगर आप ये माने कि कोविड नहीं आया होता किसी भी तरीके से और भारत की अर्थव्यवस्था केवल 5% की विकास दर से बढ़ रही होती, छोड़ दीजिए 7%, 8%, 9%, साल भर का हम आंकड़ा बता रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास अगले क्वार्टर के आंकड़े भी आएंगे और उसके बाद के आंकड़े भी आएंगे। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था सिर्फ 5% की गति से बढ़ रही होती 2020-21 और 2021-22 में, तो 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार, सालाना उत्पादन, जीडीपी 160.59 लाख करोड़ रुपए होता, जो घटकर पिछले साल 132-133 लाख करोड़, 134 लाख करोड़ रुपए के आसपास आ गया। अब आप सोचिए कि अगर हमें 160 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन का स्तर इस साल हासिल करना है, तो हमें पूरे साल करीब 20% की विकास दर चाहिए, एक क्वार्टर में नहीं जी, पूरे साल 20% की विकास दर चाहिए। तो ये है वो पर्सपेक्टिव। पहली सुर्खी में आज हम बात करेंगे कोरोना संक्रमण की। इधर कुछ दिनों में काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। शुरुआत करते हैं कोरोना संक्रमण के आंकड़ों से। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 41,965 नए मामले आए और 460 के करीब लोगों की मौत हुई है। 460 एग्जैक्टली। तकरीबन 34,000 लोग ठीक भी हो गए हैं। भारत में कोरोना के दैनिक आंकड़े काफ़ी समय से इन्हीं संख्याओं के आसपास झूलते रहे हैं। अब इसका मतलब दोनों तरह से निकाला जा सकता है। एक कि संक्रमण को इन आंकड़ों के करीब ही स्टेबलाइज कर लिया गया है, काबू कर लिया गया है फ्यूवेल, या वो अपने आप हो गया है। और इन्हीं आंकड़ों का मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि सरकार के तमाम कोशिशों और नाकामियों के नतीजे में संक्रमण अब भी भारत में अपने पैर जमाए हुए है। इसीलिए लापरवाही अब भी घातक हो सकती है। विशेषज्ञ आगाह कर चुके हैं कि लापरवाही बनी रही तो आने वाले हफ्तों में तीसरी लहर भी आ सकती है।
लेकिन अब भी हमारे यहाँ राजनीतिक दल और उनके नेता धर्म के आधार पर त्योहारों को पतली गली से छूट देने की कोशिश में लगे हुए हैं। पॉलिटिक्स चल रही है, कोई बकरीद का बहाना बना करके छूट दे देता है, तो किसी को जन्माष्टमी पे छूट चाहिए, नहीं मिलती है तो वो कहते हैं, सवाल करते हैं कि सरकार को तालिबान से हुक्म मिल रहा है क्या। तो इस नानागार में सभी निर्वस्त्र थे और अब भी बने हुए हैं। लेकिन एक अनपेक्षित राहत की खबर है, भारत का टीकाकरण। आखिरकार टीकाकरण अब उस रफ्तार को छूने लगा है जिसकी ज़रूरत है। 27 और 31 अगस्त को 1 करोड़ से ज़्यादा खुराकें लगी। टीकाकरण में भारत का अब तक का सबसे बढ़िया प्रदर्शन था 19 से 25 जून के हफ्ते में, जब सरकार ने टीकाकरण दोबारा केंद्रीय खरीद के साथ शुरू किया और स्लॉट बुकिंग जैसी शर्तों में ढील दी। इस हफ्ते में 4 करोड़ 12 लाख खुराकें लगी थी। इसके बाद फिर 2.5 महीने तक हम दोबारा इस आंकड़े को कभी नहीं छू पाए। लेकिन 21 से 27 अगस्त तक, मतलब जो हफ्ता अभी गया है, इसमें टीकाकरण तेजी से हुआ और 4 करोड़ 72 लाख खुराकें लगा दी गई, यानी कि एक नया रिकॉर्ड बना। अगर टीकाकरण को लेकर यही मोमेंटम बना रहे तभी जाकर हम समय रहते अपनी पूरी आबादी को इस घातक संक्रमण से सुरक्षा कवच दे पाएंगे। विशेषज्ञों ने पहले ही बता दिया था कि कोरोना संक्रमण अब लंबे समय तक दुनिया का पीछा नहीं छोड़ने वाला। महामारी बीत जाएगी लेकिन संक्रामक वायरस की मौजूदगी बनी रहेगी, बस नुकसान पहले की अपेक्षा में थोड़ा कम हो सकता है। भारत भी धीरे धीरे इस अवस्था की ओर बढ़ ही रहा है। महामारी की दूसरी लहर में वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने तबाही मचाई थी। अब एक और नए वेरिएंट को लेकर चिंता है जिसे कहा गया है C12। इस साल मई में यह साउथ अफ्रीका में सबसे पहले मिला, लेकिन अब इसके मामले कॉन्गो, मॉरिशस, न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड तक मिल रहे हैं, यानी कि पूरे ग्लोब में। अभी वैज्ञानिक इस वेरिएंट को लेकर समझ को बढ़ाने में लगे हुए हैं। जैसे ही कोई ज़रूरी अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर देंगे। दूसरी सुर्खी बनाई है महंगाई ने। पेट्रोल, डीजल और सरसों के तेल के बाद अब रसोई गैस आपकी जेब की परीक्षा लेने पर तुली है। बिना सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत एक साथ 25 रुपये बढ़ा दी गई है। 2 हफ्ते में कीमत दूसरी बार बढ़ी है। दर्शक जानते ही हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमत रोज़ तय होती है और एलपीजी की कीमत महीने में 2 बार तय होती है, 1 और 15 तारीख को। और इस फॉर्मूले के तहत दाम लगातार बढ़ाए गए हैं एलपीजी के। 1 सितंबर को 25 रुपये बढ़े, उससे पहले 18 अगस्त को 25 रुपये बढ़े, उससे पहले 1 जुलाई को 25 रुपये 50 पैसे बढ़े। मतलब 2 महीने में आपकी जेब से उतनी ही गैस के लिए 75 रुपये अलग से लिए जाने लगे। और ये सिर्फ घरेलू गैस के मामले में है, जिसके सिलेंडर में 14 किलो 200 ग्राम गैस आती है। 1 साल में सरकार आपको 12 सब्सिडाइज्ड सिलेंडर देती है, उसके बाद आपको इस नए रेट पर गैस को खरीदना होता है, जिसमें रेट बढ़ गया है। आज ही के दिन 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में भी एक ही बार में 75 रुपए का इजाफा भी किया गया है। तीसरी सुर्खी बनाई है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी माने प्रवर्तन निदेशालय ने एजेंसी नारदा स्टिंग केस में कोलकाता की प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट माने पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें ममता कैबिनेट में परिवहन मंत्री फिरहाद हकीम, पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी, पूर्व मंत्री मदन मित्रा, कोलकाता के पूर्व मेयर सोवान चैटर्जी और आईपीएस अधिकारी एसएमएच मिर्जा को नामजद कर लिया गया है। ईडी ने आरोप लगाया है कि इन लोगों ने अपने पद पर रहते हुए घूस ली और फिर घूस के पैसे की लॉन्ड्रिंग की, फेवर्स के एक्सचेंज में। मैंने काले धन से सफेद धन बना दिया, लॉन्ड्रिंग उसी को कहते हैं, और ये घूस ली जा रही थी, ऐसा आरोप स्टिंग्स में लगाया गया था इन रिटर्न ऑफ फेवर्स जो लिए जाते। 2014 में पश्चिम बंगाल के नारदा न्यूज़ पोर्टल के सीईओ मैथ्यू सैमुअल ने कई स्टिंग ऑपरेशंस किए थे। इनके जो टेप्स हैं इनमें 12 लोगों को घूस लेते हुए देखा गया है एलिजिडली। इनमें तृणमूल के मंत्री हैं, नेता हैं और आईपीएस अधिकारी हैं। ये टेप 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले रिलीज किए गए थे। बावजूद इसके उस साल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस जीत गई 2/3 बहुमत से। इस बार भी इस साल जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें भी तृणमूल की जीत हुई है। लेकिन अब धीरे धीरे नारदा स्टिंग केस में तृणमूल सरकार के इन मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों, नेताओं पर शिकंजा कसता जा रहा है। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। अफगानिस्तान में अमेरिका के निकलते ही कई घटनाएं एक साथ होती हैं। तालिबान से भारत की आधिकारिक बातचीत की खबर आती है, फिर यूएन में तालिबान पर प्रस्ताव आता है, अमेरिका ब्रिटेन के प्रस्ताव पर चीन और रूस कमियां निकालते हैं, फिर कश्मीर को आज़ाद कराने को लेकर आतंकी गुट अलकायदा का बयान आता है। खबर यह भी आती है कि एलओसी पर आतंकियों के एक बड़े गुट ने कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश की। तो इन सारी घटनाओं को हम जोड़कर देखेंगे। केंद्र इनका काबुल में है लेकिन तपिश पूरी दुनिया तक के है। हम ज़्यादा बात करेंगे भारत की। अमेरिका के निकलने से पहले तक काबुल एयरपोर्ट वो आखिरी जगह थी जो तालिबान बाय फोर्स या कोल्यूजन जीता नहीं था, या तो लड़ाई से भी नहीं जीता था, जुगाड़ से भी नहीं जीता था।
अमेरिका के एयरपोर्ट छोड़ते ही वहां भी अब तालिबान ने अपने झंडे लगा लिए हैं। तालिबान जीत का जश्न मना रहा है। अब विदेशी फौज पूरी तरह अफगानिस्तान से निकल गई है तो तालिबान के सामने इस मोर्चे से कोई चुनौती बची नहीं है। हालांकि ब्रिटेन, अमेरिका समेत कई देशों के नागरिक अब भी अफगानिस्तान में फंसे हैं। उनके साथ गलत सलूक नहीं होगा, ये तालिबान के रहमो करम पर है। और शायद पश्चिमी देशों में ये डर भी है कि तालिबान अपने वादे निभाएगा या नहीं निभाएगा तो क्या होगा। तब इन देशों के पास क्या विकल्प बचता है। इसलिए अब यूएन के छाते तले अफगानिस्तान में दखल देने की बात फिर से शुरू हुई है। हाल ही में फ्रांस के एक जर्नल में वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बयान छपा था। उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन और फ्रांस यूएन में एक प्रस्ताव लाएंगे जिसके तहत काबुल में यूएन के कंट्रोल वाला एक सेफ जोन तैयार हो सके और इस सेफ जोन के जरिए मदद के ऑपरेशंस चलाए जा सकें। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि दुनिया का कोई देश इसका विरोध नहीं करेगा। इस बीच 31 अगस्त को यूएन में तालिबान और अफगानिस्तान पर एक प्रस्ताव भी आता है, लेकिन इसमें सेफ जोन को लेकर के कोई बात नहीं होती है। तो फिर किस बारे में है प्रस्ताव, इसको पहले समझते हैं। प्रस्ताव का ड्राफ्ट अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने तैयार किया था। आप जानते ही हैं कि ये तीनों देश सुरक्षा परिषद की स्थायी समिति के सदस्य हैं। इस प्रस्ताव में लिखा था कि सुरक्षा परिषद ये उम्मीद करती है कि तालिबान अफगानों और विदेशियों को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से अफगानिस्तान से बाहर निकलने देगा। प्रस्ताव में 27 अगस्त के तालिबान के बयान का जिक्र भी है जिसमें अफगानों को विदेश जाने देने की बात है। प्रस्ताव में लिखा है कि उम्मीद है कि तालिबान अपने सारे वादों पर खरा उतरेगा। इसके अलावा सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में लिखा है कि तालिबान अब अफगानिस्तान की धरती को किसी दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने में इस्तेमाल नहीं होने देगा। इंडियन एक्सप्रेस में शुभजीत रॉय की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में तालिबान शब्द का 5 बार इस्तेमाल हुआ है। इसमें एक बार भी तालिबान के किसी कृत्य की निंदा नहीं की गई है, बल्कि तालिबान के वादों की बात की गई है। यह भी जिक्र नहीं है कि अगर तालिबान वादे पूरे नहीं करता है तो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा, प्रतिबंध लगाए जाएंगे या कुछ और होगा। एक और अहम बात, इस प्रस्ताव का मतलब ये है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने तालिबान को डी फैक्टो अफगानिस्तान की सरकार मान लिया है। डी फैक्टो सरकार मानने का मतलब हुआ कि कानूनी रूप से भले ही सुरक्षा परिषद ने तालिबान को मान्यता न दी हो, लेकिन यह हकीकत मान ली है कि अब जो अफगानिस्तान हमारे सामने है उसका मुखिया तालिबान है और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को उसी से बात करनी होगी। ये तालिबान को मान्यता देना तो नहीं हुआ, लेकिन मान्यता देने की शुरुआत कही जा सकती है। विडंबना की बात यह है कि तालिबान का हिस्सा हक्कानी नेटवर्क भी है जो अमेरिका के लिए आतंकी संगठन है। उसके मुखिया सिराजुद्दीन हक्कानी के सिर पर अमेरिका ने इनाम घोषित कर रखा है। पर ये सब बातें भूलकर भी अमेरिका तालिबान के वादों पर एतबार करना चाहता है। अब इस प्रस्ताव पर वोटिंग की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी देश हैं, यानी कुल 15। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ये तीनों स्थायी देश प्रस्ताव लेकर आए थे तो जाहिर है ये समर्थन में थे। पीछे रह गए 12 देश। इनमें भारत समेत सभी अस्थायी देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इनके बाद बचे 2 परमानेंट मेंबर्स, रूस और चीन। इन दोनों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, यानी एब्सटेन किया। और ये एक तरह से शुरुआत है तालिबान पर यूएन में पश्चिमी देशों और रूस चीन के बीच टकराव की भी। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस से टकराव कम से कम रखना चाहते थे। हो सकता है कि रूस या चीन के वीटो के डर से उन्होंने यूएन सेफ जोन वाली बात इस प्रस्ताव में नहीं जोड़ी। प्रस्ताव बिल्कुल भी तालिबान के खिलाफ नहीं जाता। फिर भी रूस और चीन ने कमियां निकाली। क्यों, अब ये समझते हैं। रूस कह रहा है कि प्रस्ताव में उसकी चिंताएं शामिल नहीं की गई हैं। आपत्ति ये जताई है कि प्रस्ताव में अफगानिस्तान से कैसे आतंकी खतरों की बात हो रही है, ये बात स्पष्ट नहीं है। एक और आपत्ति ये कि अमेरिका ने अफगान सरकार के अमेरिकी खातों को फ्रीज कर दिया है। इसके अर्थव्यवस्था और मानवीय संकट पर असर की बात प्रस्ताव में शामिल नहीं है। अब चीन पर आते हैं। चीन ने सारा इल्ज़ाम ऑब्वियसली अमेरिका पर डाल दिया है। कहा है कि एयरपोर्ट पर धमाके के बाद अमेरिका के ड्रोन हमलों में आम नागरिकों की मौत हुई है। चीन ने कहा है कि अफगानिस्तान में अभी जो हालात हैं वो इसीलिए हैं कि पश्चिमी देशों ने अव्यवस्थित ढंग से एग्जिट किया और इस वजह से ये सब बात बतंगड़ बना इसका। चीन के यूएन में राजदूत जेंग शुआंग ने कहा है कि अफगानिस्तान के हालात में कुछ बुनियादी बदलाव हुए हैं, इसीलिए ज़रूरी है कि विश्व समुदाय तालिबान से बातचीत करे, उन्हें गाइड करे। कुल मिलाकर चीन तालिबान की हिमायत भी कर रहा है और ये भी दिखा रहा है कि वह अफगानिस्तान पर अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों के साथ नहीं है, वेस्ट के साथ नहीं है। अब तालिबान पर सुरक्षा परिषद में इस प्रस्ताव और इस प्रस्ताव पर टकराव को किस तरह से देखना चाहिए, तालिबान को कंट्रोल करने में यूएन की भूमिका कितनी हो सकती है, ये सवाल हमने पूछा कुछ जानकारों से। उनका जवाब क्या था, सुनिए।
तो इस रेजोल्यूशन को हम सेफ पैसेज रेजोल्यूशन कह सकते हैं। इसका फंडामेंटल कैरेक्टर जो है वो ह्यूमैनिटेरियन है। रेजोल्यूशन ये कहता है कि द इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्सपेक्ट्स द तालिबान टू basically come good on its promises and provide safe passage to whoever wants to leave। और वो ये कह रहे हैं कि किसी भी देश से बाहर जाना, इंक्लूडिंग अपने देश से बाहर जाना, एक राइट है। तो ये एक ह्यूमैनिटेरियन रेजोल्यूशन है जिसे वेस्ट ने प्रपोज किया था, और चूंकि इसे वेस्ट ने प्रपोज किया था तो रशिया और चाइना का इस रेजोल्यूशन पर एब्सटेन करना मेरे लिए बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं है। मैं इसे एक्सपेक्ट कर रहा था, और इसका जो प्रमुख कारण है वो ये है, वेस्टर्न इंट्रोड्यूस्ड रेजोल्यूशन, वेस्ट स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन, अगर चाइना और रशिया उसको एंडोर्स करते हैं और वो भी सिक्योरिटी काउंसिल में अगर उसको एंडोर्स करते हैं, तो वो सीधे सीधे वेस्ट की एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री होगी मल्टीलैटरल लेवल पर। और वो ये नहीं चाहेंगे कि वेस्ट किसी भी तरीके से एक नैरेटिव डेवलप करे कि हमने अफगानिस्तान के मुद्दे पर रशिया और चाइना कोट एंड कोट अथॉरिटेरियन फोर्सेस के अगेंस्ट एक विक्ट्री हासिल की है। थोड़ा सा दुखद है क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन मसला है, पावर पॉलिटिक्स का मसला नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी मूवमेंट्स होती हैं, डेवलपमेंट्स होती हैं, उनमें ग्रेट पावर पॉलिटिक्स का एक एंगल हमेशा होता है। जो दूसरा मुद्दा है और या फिर जो दूसरा एंगल है एब्सटेंशन का, वो ये है कि इसके द्वारा चाइना और रशिया दोनों ही एक सिग्नल दे रहे हैं तालिबान को कि ये दोनों देश कम से कम वेस्ट के कंपैरिजन में फेवरेबली डिस्पोज्ड हैं, और उनके जो चैनल्स हैं तालिबान के साथ वो ज्यादा वार्म रहेंगे और ज्यादा ओपन रहेंगे। तो दे आर आल्सो यूजिंग दिस, इन्होंने इस रेजोल्यूशन के वोटिंग का इस्तेमाल किया है अपनी पोजीशन को अफगानिस्तान के नए रेजीम के कॉन्टेक्स्ट में और ज्यादा मजबूत करने का और ज्यादा इनेबलिंग बनाने का। अब आते हैं तालिबान को लेकर भारत के हिस्से की चिंताओं पर। बात 2 हफ्ते पहले से शुरू करते हैं। 15 अगस्त को जब काबुल पर तालिबान का कब्जा हुआ तो हमारे देश में भी तालिबान पर विमर्श का दायरा बढ़ गया। न्यूज़ चैनलों की बहसों में तालिबान को क्रूर आतंकी साबित करने की होड़ लगी। विधानसभा में तालिबान पर चर्चा होने लगी। किसी ने तालिबान के पक्ष में कुछ कह दिया तो उनकी लानत मलानत होनी भी चाहिए थी। पुलिस केस भी दर्ज हुए। कुल मिलाकर माहौल ऐसा था कि तालिबान तो बात करने लायक भी नहीं है। इसकी बात आपने अपने मुंह से कैसे निकाली? लेकिन भारत सरकार तालिबान को लेकर चुप रही पूरे वक्त। अफगानिस्तान को लेकर नपे तुले से बयान आ रहे थे, वेट एंड वॉच वाले। लेकिन 31 अगस्त को आधिकारिक रूप से भारत ने तालिबान से बातचीत की जानकारी सार्वजनिक कर दी। कल के दी ललन टॉप शो में भी हमने आपको बताया था कि कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल और तालिबानी नेता शेर मोहम्मद अब्बास के बीच बातचीत हुई है। बातचीत के बाद तालिबानी नेता का बयान भी आया कि भारत उनके लिए अहम है, दोनों के बीच रिश्ते रहेंगे। तो तालिबान के साथ भारत ने एंगेजमेंट तो शुरू कर ही दिया है। कहने वाले चाहे जो कहते रहें, तालिबान और तालिबानी का मतलब निकाल के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत ने तालिबान को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है। उसके लिए भारत समेत पूरी दुनिया अभी तालिबान की सरकार बनने का इंतजार कर रही है। भारत और तालिबान के बीच इस एंगेजमेंट को एक्सपर्ट्स कैसे देखते हैं, अब ये सुनिए। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन एक सिंबॉलिकली इम्पोर्टेंट इवेंट है। और अगर आप एमईए की प्रेस रिलीज को देखें तो उससे कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा स्टेटमेंट, और वो ये कि India is among the last major powers to actually acknowledge that it has had a serious political conversation with Taliban। और ये जो इसको कई लोगों ने ये कहा है कि आपने बहुत देर कर दी तालिबान के साथ बात करने में। इसको दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है, और वो ये कि इंडिया ने लास्ट मोमेंट तक अपने आप को इस प्रोसेस से बाहर रखा, जिससे एक चीज निकल के आती है कि इंडिया ये कह सकता है कि हम तालिबान को लेजिटिमेसी प्रोवाइड करने के लिए आतुर नहीं थे और उत्सुक नहीं थे, एज अपोज टू सम ऑफ द अदर नेबर्स ऑफ इंडिया। सो वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और वो ये सीधे और इस पॉइंट को आप इंडिया ने जो और भी इंडियन लीडरशिप ने अलग कॉन्टेक्स्ट में जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, जो बेसिकली ये कहते हैं कि तालिबान की आइडियोलॉजी, उनका मोडस ऑपरेंडी और उनके ऑब्जेक्टिव्स, इन तीनों से शायद हमारे सरोकार नहीं है। अब इस प्रेस रिलीज में को आप देखें ध्यान से तो कुछ चीजें क्लियर होती हैं।
पहला तो ये कि तालिबान से अब एंगेज करना अनअवॉइडेबल हो गया था। पहले वो एक इंसर्जेंट ग्रुप था, आज वो एक स्टेट है। इट इज इन कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान एंड बिकॉज इट इज अ स्टेट, किसी भी स्टेट के साथ आप एंगेजमेंट को ऑप्शनल नहीं रख सकते हैं, आपको एंगेज करना ही होता है। इंडिया का जो इंटरेस्ट का प्रोफाइल है उसकी रिस्ट्रक्चरिंग इस वक्त हो रही है। तो आप देखेंगे कि 3 चीजें बहुत ही क्लियर हैं जिसको हमने तालिबान को कम्युनिकेट किया है कि ये हमारे कोर इंटरेस्ट्स हैं। पहला तो हमारे जो नेशनल्स, हमारे जो सिटीजन्स वहां पे स्ट्रैंडेड हैं, उनका सेफली वहां से बाहर आना, ये हमारे लिए सेटबैक है कि हम उनको जो विंडो था उस विंडो में हम उनको बाहर नहीं निकाल पाए। तो अपने सिटीजन्स की सिक्योरिटी एक पहला इंटरेस्ट है। जो दूसरा है उसमें हमने एक ह्यूमैनिटेरियन फेस इंडिया का सामने रखा है और ये कहा है कि अफगान नेशनल्स जो यहाँ पे आना चाहते हैं, इस बात पे गौर करने की जरूरत है कि वो यूएन का जो रेजोल्यूशन है जो काफी एम्बिशियस है कि अफगान नेशनल्स जहां जाना चाहते हैं, उसके कॉन्ट्रास्ट में यहाँ सिर्फ ये कहा गया है कि अफगान नेशनल्स जो इंडिया आना चाहते हैं और उसके साथ वहाँ की जो माइनॉरिटीज हैं वो यहाँ आना चाहती हैं, तो उनमें कोई रोकथाम नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा ह्यूमैनिटेरियन फेस है। और जो तीसरा है वो बहुत ही लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट है और वो ये है कि साहब इफेक्टिवली पाकिस्तान को आप अपना देश हमारे खिलाफ एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे, ये आप कमिट कीजिए। और दूसरा टेररिज्म को जो हमारी पुरानी मांग रही है, इसका जो जवाब आया है तालिबान का जो रिकॉर्ड हुआ है प्रेस नोट में, वो बहुत ही जनरल सा है। इसलिए हमें देखने की जरूरत है कि आगे तालिबान गवर्नमेंट का या रेजीम का जो कोऑपरेशन रहता है वो किस हद तक का रहता है। लेकिन एक बात क्लियर है कि जिस तरीके से लास्ट मोमेंट पर इंडिया ने एंगेजमेंट किया है, उसको एक्नॉलेज किया है और अपनी प्रोफाइल को, अपनी इंटरेस्ट की प्रोफाइल को जिस तरह से प्रेजेंट किया है, उसे इंडिया ने अपनी छवि एज अपोज टू चाइना, रशिया, ईरान या पाकिस्तान, इनके रिलेशन में अपनी छवि को ज्यादा बेहतर रखा है। और वो इसलिए क्योंकि इंडिया ने अपने लेजिटिमेट इंटरेस्ट की बात की है एज अपोज टू पावर पॉलिटिक्स ओवर अफगानिस्तान। उन्होंने कहा है कि साहब हमारे सिटीजन्स इंपॉर्टेंट हैं, हम ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज को लेकर के कंसर्न हैं और हमारे लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं जिनको आप सिक्योर करने में हमारी मदद कीजिए। तो एक तरफ तालिबान से एंगेजमेंट भारत का शुरू होता जा रहा है, बढ़ रहा है, मैच्योर हो रहा है। भारत हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस बात पर जोर देता है कि अफगानिस्तान का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं होना चाहिए। इसी बीच आतंकी गुट अल कायदा का बयान आता है। अल कायदा ने तालिबान को बधाई दी है और कश्मीर के लिबरेशन, कथित लिबरेशन की बात की है। अल कायदा की प्रोपेगेंडा मीडिया अस सहाब में आतंकी गुट की तरफ से बयान छपा है। इसमें लिबान, सीरिया, यमन, कश्मीर और उत्तरी अफ्रीका के लिबरेशन की कामना की गई है। हालांकि अभी तालिबान और अल कायदा का कोई लिंक प्रत्यक्ष रूप से नहीं है जिसको काफ़ी डिस्कस किया जाता हो, लेकिन पर्दे के पीछे क्या है हम जानते हैं। काबुल पर कब्जा करने के बाद कश्मीर पर तालिबान का बयान न्यूज़ एजेंसी ANI ने छापा था। इसके मुताबिक तालिबान ने कश्मीर को द्विपक्षीय और आंतरिक मामला बता दिया था, यानी तालिबान की तरफ से अभी कश्मीर को लेकर भारत की चिंता बढ़ाने वाली कोई बात की नहीं गई है, कम से कम सार्वजनिक रूप से। हालांकि तालिबान के भी कई गुट हैं और अभी कहना मुमकिन नहीं है कि कश्मीर वाले फ्रंट पर अफगानिस्तान से आगे भारत को किस तरह की चुनौतियां मिल सकती हैं। तो ये था आज का दिल ललन टॉप शो। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन हम आपसे इजाज़त लें उससे पहले ज़रूरी है कि हम आपको ये बताएं, सौरभ द्विवेदी संपादक हमारे इन दिनों आपको दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश में। वर्चुअली देखना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना होगा ललन टॉप यूपी का चैनल। बढ़िया बढ़िया ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं और उनका एक नमूना हम आपके साथ में छोड़ के जा रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ललन टॉप की यात्रा इस वक्त उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में है, सहारनपुर शहर में है। मंगलवार के दिन की शुरुआत खासी दिलचस्प हुई है। हम शहर के घंटाघर इलाके में हैं। इस इलाके में अगर आप अपनी नज़र को 360 डिग्री घुमाएंगे तो आपको पूरा प्रदेश और देश नज़र आ जाएगा। क्या है यहाँ पे कुछ पत्रकार साथी हैं, मोबाइल से कुछ स्थानीय साथी हैं। क्या नाम है सर आपका? काजी अब्दुल रहमान कहते हैं। काजी अब्दुल रहमान जी, भारतीय स्टार समाचार से संपादक। भारतीय स्टार समाचार के आप रिपोर्टर हैं कि संपादक हैं? रिपोर्टर हूँ। अच्छा, आप संपादक बता रहे थे। मैं आपका माइक देख सकता हूँ क्या? जी बिल्कुल देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत माइक है। तो पीछे सड़क उखड़ी हुई है, ठीक है, एक पुतला जल रहा है चौराहे पे,
भाई साहब बहुत उत्तेजित से आए, हमने पूछा क्यों जला दिया पुतला भाई, तो बता रहे हैं अपनी कुछ वजह। फिर एक पुलिस वाले भाई साहब भी आए, वो भी पूछ के गए कि भाई सुना था कुछ कार्यक्रम हो रहा है, तो बोले जी अब तो हो गया, पुतला जल गया। तो कुछ और स्थानीय पत्रकार भी हैं और कुछ मेरे ख्याल से ललन टॉप देखने वाले भी हैं। जी सर। बहुत बढ़िया, तो थोड़ा सा बातचीत करते हैं, आप ही से शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी इमरान अंसारी है। मैं मेरठ प्रांत का मुस्लिम राइट का प्रांत का 6 संयोजक हूँ सहारनपुर से। आप मेरठ प्रांत के 6 संयोजक हूँ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। जी। अच्छा, ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच क्या है, आप बताएंगे दर्शकों को? हमारे माननीय वो इंद्रेश कुमार जी, वो इसके संचालक हैं और आरएस के प्रचारक हैं। और किसके प्रचारक हैं? आरएसएस के। और ये मैडम भी आपके साथ हमारी हैं? साथ है, हमारी बहन है। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? थोड़ा आगे आइए। महराज खान। हाँ, महराज खान। महराज खान। तो चौधरी साहब और महराज खान, आप दोनों लोग पुतला फूंकने आए थे? जी जी जी, हमारे साथ सब साथी हैं हमारे साथ। आप साथी भी सब साथ में? जी जी जी। सब साथ हैं। क्या नाम है आपका? खुर्शीद नैयर। खुर्शीद नैयर। क्या करते हैं खुर्शीद साहब? मैं हौजरी का काम करता हूँ। होजरी का काम करते। क्यों आए थे आप आज? उन्होंने हमारे साथ में हमारे कार्यकर्ताओं को क्या नाम वहाँ से गिरफ्तार किया है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पे? जन्माष्टमी में कहाँ पे बनाई किया थी। है? उधर नहीं, देखिए इधर बताइए। अरे अरे अरे, मैं आपके पास आऊंगा चौधरी साहब। बम्बई में। बम्बई में गिरफ्तार किया है? जी। आपको जानकारी नहीं है पूरी? आप चौधरी साहब के साथ आ गए हैं? हाँ जी। हैं? जानकारी नहीं है ना पूरी? नहीं, जानकारी तो है। चौधरी साहब आऊंगा आपके पास। हाँ बताइए फिर, कहाँ पे? मुंबई में कहाँ हुआ, क्या हुआ, कब हुआ? ये पुणे में हुआ। अभी आपने मुंबई कहा, पुणे कहा, दोनों शहरों के बीच बहुत फासला है सर। नहीं, पुणे में तो हुआ। पुणे में हुआ कि मुंबई में हुआ, एक बताइए। पुणे में हुआ। पुणे में हुआ। चौधरी साहब आप कह रहे हैं मुंबई में हुआ, वो कह रहे हैं पुणे में हुआ। सर महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र पे पुणे बम्बई एक ही है। पूरे पूरे महाराष्ट्र में आप एक बार बताओ, सहारनपुर मेरठ एक है? नहीं, मेरा जिला अलग एक है। हैं? ये उत्तर प्रदेश एक ही है। उत्तर प्रदेश तो एक है। मैं पूछ रहा हूँ ये घटना कहाँ हुई? ये घटना हुई पुणे में। पुणे में हुई। आप मुंबई बोल रहे थे पहले। जी पूरे महाराष्ट्र में, जब मटकी नहीं फोड़नी थी, पूरे महाराष्ट्र की बात है जी। और हमारा जो है, मान लो किशन जी का एक एक करके बात करिए, मैं आपकी बात ही सुन रहा हूँ ना। क्या घटना क्या हुई पहले ये बताइए। घटना ये हुई, हमारे किशन जी का कल जन्मदिन था। हमारे कृष्ण जी का कल जन्मदिन था। तो उन्होंने जन्माष्टमी थी, सब जना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे खोल दिए गए, पर उदय ठाकरे ने ना तो हमें मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे खोलना और ना हमें जन्माष्टमी मनाने दी। और हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं ने वहाँ जो उनको लिए प्रदर्शन करा, तो उन्होंने गिरफ्तारी करने का काम किया। अच्छा, तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस बात पर विरोध प्रदर्शन किया महाराष्ट्र में कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं खुले हैं, और उसके विरोध में वहाँ प्रदर्शन हुआ महाराष्ट्र में और गिरफ्तारी हुई। कहाँ पर गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी पुणे में हुई। पुणे में हुई। मुंबई से कोई लेना देना नहीं है? मुंबई और पुणे एक ही है। मान लो पूरे महाराष्ट्र में हुई। सर मैं फैक्ट जानना चाह रहा हूँ। मैं आपकी ओपिनियन सुनूंगा, आपकी राय सुनूंगा। पहले मैं फैक्ट जान लूँ कि हुआ क्या, फिर आप जो बोलना चाहे सब सुनूंगा। तो मुंबई एक, पुणे, आप कह रहे हो पुणे में। भाई ने भी कह दिया पुणे ही बोलना। अच्छा, तो उसके विरोध में आपने उद्धव ठाकरे सरकार के यहाँ सहारनपुर में पुतला प्रदर्शन किया। चौधरी साहब, ये पुतला मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। मैंने पहली बार लाइव पुतला दहन देखा है, अखबारों में तो खूब पढ़ा है। जी जी जी। ये पुतला कहीं बनता है, कुछ पेशेवर लोग होते हैं कि कार्यकर्ता बना लेते हैं? नहीं, हम कार्यकर्ता ही बनाते हैं अपनी मेहनत से और लगन से। अच्छा, अपनी